वहीं रूह जाके खुद को नॉर्मल करने लगती है। वो निया को कोसते हुए बोलती है, ये सब निया की वजह से ही हुआ है ना। वो हमें परेशान करती है और ना ही ये सब होता। पता नहीं अब मालकिन क्या करेंगी मेरे साथ। भगवान किस जन्म का बदला ले रहे हो आप मुझसे। मतलब आप चाहते हो कि वो खड़ूस मालकिन किसी दिन पूरे राजस्थान के सामने मुझे सूली पे चढ़ा देगी और फिर बोलेगी पीछा छूटा। रूह अपनी ही सोच में थी कि उसे निकिता की आवाज़ सुनाई देती है जो बोल रही थी, रूह जल्दी से नाश्ता लगवाइए। रूह जल्दी से अपने हाथ को दुपट्टे से कवर करके जल्दी जल्दी नाश्ता लगाने लगती है। कुछ देर में सारा नाश्ता लग चुका था। अर्नव भी राम को चेक करता है और उसके कुछ टेस्ट करवाने को बोल देता है। निकिता जी हाँ बोल देती हैं और उसके बाद वो तीनों नाश्ते के लिए आ जाते हैं। निकिता जी तो रूह को खा जाने वाली नज़रों से बस घूरे ही जा रही थी। रूह अपने मन में, हे भगवान, आज तो ये डायनासोर आग उगल के मेरा लेग पीस बना के ही छोड़ेंगी। रूह बेटा जल्दी से अपना काम ख़त्म कर और निकल यहाँ से। सब लोग बैठ के नाश्ता कर रहे थे। रूह सबको सर्व कर रही थी, लेकिन अर्नव का ध्यान तो कहीं और ही अटका हुआ था। कभी वो उसकी खनकती चूड़ियों को देखता तो कभी उसके चेहरे पर आती हुई लटों को, कभी उसकी खुली कमर को। अर्नव का गला बार बार सूख रहा था और इन सब से बेखबर रूह तो अपने काम में ही बिजी थी। वो उसे नज़र उठा के भी नहीं देख रही थी, जो अर्नव का दिमाग गर्म करने को काफ़ी था। उसके हाथों की मुट्ठियाँ कसी हुई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन वो चाहता था कि एक बार रूह उसको नज़र उठाकर तो देखे। लेकिन उनका नाश्ता हो जाता है, लेकिन रूह की नज़रें नहीं उठती। अर्नव का दिमाग गर्म हो रहा था, क्योंकि आज तक कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो उसको यूं इग्नोर कर पाए। लेकिन रूह का उसे इग्नोर करना उसकी ईगो को हर्ट कर रहा था और उसका गुस्सा नाश्ते पर निकल रहा था। ऐसे चबा रहा था नाश्ते को जैसे अभी उसका सारा खून निचोड़ ही देगा। बेचारा नाश्ता भी चीख चीख के बोल रहा था, कोई तो बचा लो मुझे इस आरा मशीन से। इतनी बेदर्दी तो मुझे तब भी नहीं लगती जब खौलते तेल में डाल देते हैं। ये तो मुझे ऐसे खा रहा है जैसे मैंने इसकी भैंस खोल दी हूँ। सब लोग नाश्ता कर रहे थे कि घर के बाहर कार के रुकने की आवाज़ आती है। सब लोग नज़रें उठाकर देखते हैं तो वहाँ पर सोहन खड़ा हुआ था। अर्नव की पीठ सोहन की तरफ थी, इसलिए सोहन उसे देख नहीं पाता। निकिता जी अपने लाल पीले को देख के खुश हो जाती हैं। वो जल्दी से जाकर उसे गले से लगा लेती हैं, लेकिन सोहन की टूटी फूटी हालत को देख के वो उससे पूछती हैं, बेटा ये सब क्या हुआ है? ये तुझे इतनी चोटें कैसी लगी हैं? क्योंकि अर्नव ने सोहन को अच्छे से थापी से कूटा था। उसका एक हाथ टूट चुका था और चेहरे का नक्शा भी बिगड़ चुका था। उसके सिर पे भी पट्टी बंधी हुई थी। सोहन अपनी मॉम को टालते हुए बोलता है, कुछ नहीं मॉम, आप परेशान मत होइए। वो तो बस ऐसे ही कॉलेज में थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। एक कमीने ने मेरी ऐसी हालत कर दी। एक बार बस वो मेरे हाथ लग जाए,
उसके पूरे खानदान का नक्शा ना बिगाड़ा तो मेरा नाम भी सोहन कपूर नहीं। निकिता जी उसे अंदर लाते हुए बोलती हैं, कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम थक गए हो, नाश्ता करो। उस इंसान को तो हम बाद में भी ढूंढ लेंगे। सोहन आके डाइनिंग टेबल पर बैठता है, लेकिन जैसे ही बैठता है डर से चेयर से गिर जाता है, क्योंकि सामने ही अर्नव उसको इग्नोर करके बस अपना नाश्ता कर रहा था। वह एक नज़र गिरे हुए सोहन को देखता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो सोहन के पास जाते हुए बोलता है, अरे अरे, और कितना गिरोगे? उसकी बात सुन के सब लोग उसको घूरने लगते। वो खुद को सही करते हुए बोलता है, मेरा मतलब पहले ही इतनी चोट लग चुकी है और गिरोगे तो और चोट लग जाएगी। निकिता जी सोहन को उठाने लगती हैं कि वो उनका हाथ झटक देता है और गुस्से से अर्नव के पास जाते हुए वह उसे बोलता है, तुम कमीने आदमी मेरे घर में क्या कर रहे हो? निकलो मेरे घर से अभी के अभी। सोहन ये शब्द अर्नव की शर्ट की कॉलर पकड़ के बोलता है। सोहन की हरकत से अर्नव की आंखें एकदम से लाल हो जाती हैं। वो अर्नव का हाथ पकड़ के मोड़ देता है और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ के उसे हवा में ही उठा देता है। सबकी आंखें बाहर आने को हो गई थीं। सबकी डर से हालत खराब हो जाती है। राहुल बेचारा तो जल्दी से जाके छुप जाता है। रूह निया दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के एक दूसरे को डर से देखने लगते हैं। निकिता जी सोहन को छुड़ाने जाती हैं, लेकिन अर्नव अपनी लाल आंखों से उन्हें देखता है। एक पल को तो वो भी सहम जाती हैं। अर्नव अपने दांतों को पीसते हुए बोलता है, आज हिम्मत कर दी है मुझे हाथ लगाने की। आगे से कभी ये ख्याल भी तुम्हारे जहन में आया तो जितना ज़मीन के ऊपर है उतना ज़मीन के नीचे गाड़ दूंगा। यहाँ मैं तुम्हारे उस अधमरे हुए बाप को ठीक करने आया था, लेकिन अब मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई है अर्नव ओबराय को हाथ लगाने की। इतना बोल के अर्नव सोहन को जोर से ज़मीन पर पटक देता है और जोर से राहुल को आवाज़ देता है, चॉपर रेडी करो, हम दिल्ली जा रहे हैं अभी। राहुल अपने पसीने को पोंछता हुआ यस सर बोल के बाहर की ओर चला जाता है। अर्नव के जाने की बात सुनकर रूह भरी हुई आंखों से उसे एक नज़र देखकर अपनी नज़रों को झुका लेती है। वहीं निकिता जी तो हैरानी से उसको देखने लगती हैं। वो अर्नव को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन अर्नव का गुस्से से लाल चेहरा देख के उसकी भी हालत खराब हो जाती है। दो सर्वेंट आके सोहन को उठा के उसके रूम पर ले जाते हैं, क्योंकि उसका दूसरा भी हाथ उसको टाटा बाय बाय बोलने को तैयार था। अर्नव एक नज़र सबको देख के वहाँ से बाहर निकल जाता है। रूह अपनी आंखों में आंसू लिए उसे रोकने को बाहर भागती है, लेकिन तब तक वो चॉपर में बैठ के वहाँ से जा चुका था। रूह की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। निया उसको शांत करवाने लगती है। रूह निया के गले लग के रोते हुए बोलती है, ये डॉक्टर साहब तो आग का गोला बन के निकल गए, अब हमारे भाई का इलाज कैसे होगा? निया उसको शांत करवाते हुए बोलती है, आप शांत हो जाए रूह, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल जाएगा, आप
परेशान मत होइए। रूह ना जाने कितनी ही देर तक निया के गले लगे हुए बस रोती ही रहती है। निकिता जी भी अर्णव के जाने से परेशान हो जाती हैं। वो अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके अर्णव का पता लगाने को बोलती हैं। अर्णव इधर दिल्ली आ जाता है और सीधा अपनी विला चला जाता है। उसका चेहरा अब भी गुस्से से एकदम लाल हो रखा था। बेचारे राहुल का तो रुमाल भी पसीना पोंछ के भीग चुका था। वो तो बस अपनी खैर मना रहा था। अर्णव के सामने बार बार बस रूह का चेहरा आ रहा था। उसे रूह की पायल की छन छन सुनाई दे रही थी। वो गुस्से से पागल हो रहा था। वो वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और गुस्से से दीवार पर एक घूंसा मारते हुए बोलता है, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं रूह। कुछ देर में वो खुद को शांत करके वॉशरूम से बाहर आ जाता है और कुछ देर में रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। राहुल भी उसके साथ निकल जाता है। अर्णव कुछ देर में अपने ऑफिस भी पहुंच जाता है। गार्ड उसके लिए डोर ओपन करता है और अर्णव ब्लैक कलर के सूट में बाहर आता है। उसके साथ ही राहुल भी। वो दोनों अंदर जाते हैं। सब लोग बस आंखें फाड़े हुए उसे देखने लगते हैं। अर्णव सबको घूर के देखकर बोलता है, अगर सबका घूरना हो गया हो तो अपने अपने काम पर ध्यान दो। अगर अब किसी की नज़रें इधर उधर हुई तो अगले ही पल ही ऑफिस से बाहर होगा और ना ही कहीं काम करने लायक बचेगा। अर्णव इतना बोल के अपने केबिन पर चला जाता है और बाकी सभी लोग अपने काम पर लग जाते हैं। वहीं राजस्थान पर निकिता जी सोने सेक्रेटरी पर चिल्लाए जा रही थी, मुझे कुछ भी करके अर्णव अपने घर पर चाहिए, चाहे जो करना पड़े वो करो, कैसे भी करके उसे वापस लेकर आओ, चाहे पैसे मांगे या कुछ और, उसे किसी भी तरह से मनाओ। रूह भी चुप चुप कर उसकी बातें सुन रही थी, क्योंकि उसकी भी उम्मीद बस अर्णव पर ही टिकी हुई थी। उसे कैसे भी करके अर्णव को वापस लाना था। अर्णव अपने ऑफिस के काम में डूबा हुआ था। वो इस वक्त रूह को भी पूरी तरह से भूल चुका था। ऑफिस आवर्स ख़त्म हो चुके थे, लेकिन वो अभी भी बस काम पर ही डूबा हुआ था और उसके साथ ही राहुल भी पिस रहा था। वो अपने मन में अर्णव को कोसते हुए बोलता है, ये चमगादड़ खुद तो उल्लू की तरह जग रहा है और मुझे भी नाइट लैम्प बना दिया है। हे भगवान, बचा लो यार इससे, कोई तो चमत्कार कर दो। वहीं राजस्थान में भी सब लोग डिनर कर रहे थे। रूह का पूरा चेहरा लटका हुआ था। निकिता जी का फ़ोन रिंग करता है और उनका सेक्रेटरी उनको कॉल कर रहा था। निकिता जी कॉल अटेंड करती हैं और कुछ देर उनसे बात करके फ़ोन रख देती हैं। वो कुछ सोचे ही जा रही थी। वो अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ा ही रही थी कि अचानक कुछ सोच के उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो रूह को बोलती हैं, रूह, अपना लगेज पैक कर लो, कल सुबह तुम दिल्ली जा रहे हो। तुमने ही मुझे हुकुम शाह को ठीक करने के लिए डॉक्टर अर्णव का सजेशन दिया है, तो अब उनको वापस लाने का जिम्मा भी तुम्हारा ही है। तुम उनसे माफ़ी मांगो और उन्हें वापस यहाँ लेकर आओ और हुकुम शाह को ठीक करो, और ये हमारा हुक्म है। रूह उसकी बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला देती है।
वो कुछ देर में अपने रूम में होती है और अपना सामान पैक कर लेती है। निया उसके रूम में आती है और उसे पीछे से ही गले लगा लेती है। रूह उनके हाथ पे अपना हाथ रखकर बोलती है, आप परेशान मत होइए, हम उन्हें कैसे भी करके मना लेंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे। निया की आंखें नम हो चुकी थीं। वो रूह को वहीं छोड़कर चली जाती है। अर्नव रात को भी काफ़ी लेट अपने विला वापस आता है। राहुल भी अपने फ्लैट पे जा चुका था। अर्नव जाके शावर लेता है और फिर डिनर करके वह सोने की कोशिश करता है। थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रूह और निकिता जी कुछ देर तक निकिता जी के रूम में बस बातें करते हैं। कुछ देर में वो बाहर आते हैं। रूह सबको एक नज़र देखकर वहाँ से निकल जाती है। आज उसने लहंगा चोली के बजाय स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो एकदम से कहर ढा रही